धर्मपुर गांव का किसान सुभाष अपनी पत्नी रेखा के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा था। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने खेतों में तरह तरह के सुगंधित फूलों की खेती किया करते थे और उन फूलों से परफ्यूम बनाकर बेचा करते थे, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। उनकी तरक्की देखकर गांव का मुखिया जसवंत जल भुंजाया करता था। सुभाष की कामयाबी देखकर जसवंत कहता है, मैं इस गांव का मुखिया, इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ और ये सुभाष तो मेरी बराबरी करना चाह रहा है। अब से मैं भी परफ्यूम की फसल की खेती करूंगा और उस सुभाष को तो मैं फसल उगाने ही नहीं दूंगा। वो कैसे मालिक, ये कैसे संभव होगा? ये लो, इस बोतल में जहरीली दवा है, जाकर डाल दो सुभाष के खेतों में। इसके बाद फसल तो क्या बल्कि उसकी जमीन भी बंजर हो जाएगी। आधी रात को जसवंत का नौकर रामू सुभाष के खेतों में जाकर जहरीली दवा डाल देता है और उसकी सारी फसल को बर्बाद कर देता है। अगले दिन सवेरे जब सुभाष अपने खेतों पर आता है तो अपनी फसल को बर्बाद देखकर बहुत दुखी होता है। पता नहीं रेखा, हमारी फसल को किसकी नजर लग गई। सूखी लकड़ियों के अलावा खेत में कुछ भी फसल नहीं हो रही। फूलों की सारी फसल खराब हो रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है जी? हमने तो खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ भी डाली थी, लेकिन फिर भी हमारी फसल खराब हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, आज मैं अकेले ही खेत पर जाता हूँ और कुछ बीज बोकर आता हूँ। इतना कहकर सुभाष अपने खेत में जाता है और दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद बीज बोकर रात को घर वापस आता है। सुभाष के घर पहुंचने के बाद रामू फिर से उसके खेतों में जाकर जहरीली दवाई का छिड़काव कर देता है, जिससे उसकी फसल फिर खराब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे सुभाष की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। अब उनके घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे हालात में सुभाष गाँव के सेठ धनपत से कुछ पैसे उधार लेने जाता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। घर में राशन पानी सब खत्म हो चुका है। मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। ये लो, पूरे 10,000 हैं, लेकिन हाँ, सूद समेत पूरे 12,000 वापस लूंगा। हाँ जी मालिक। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुभाष और रेखा अपने बंजर खेतों में बैठे हुए थे। अपने खेतों को बंजर देखकर वो दुखी मन से धरती माँ को याद करते हैं और उनसे अपनी मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे माँ, हमने सदैव सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की है और हर साल नवरात्रों पर आपको अपनी फसल के फूलों का सुगंधित इत्र ही अर्पित किया है और इस बार भी हमारी यही इच्छा है कि हम अपनी फसल का परफ्यूम ही आपको अर्पित करें। हे माँ जगत जननी, मैंने तेरी हमेशा ही सेवा की है। हे माँ, अब तेरा ही आसरा है। हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल माँ, हमारी परेशानियों को दूर कर माँ। और तभी वहाँ धरती माँ प्रकट हो जाती है और कहती है, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने हमेशा ही मेरी सेवा की है और मुझे याद किया है। यह लो बीज और अपने सारे खेतों में इन्हें डाल दो। अब से तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। इसके बाद दोनों अपने सारे खेतों में बीजों को डाल देते हैं और अगले दिन सुबह जब अपने खेतों में आते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। उनका पूरा खेत परफ्यूम की खेती से भरा पड़ा था। हर जगह अलग अलग खुशबूदार परफ्यूम की शीशी लटकी हुई थी। हे माँ, तेरी जय हो, तूने तो हमें धन्य कर दिया माँ। ये नजारा देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। तभी रेखा परफ्यूम की एक बोतल निकालती है और उसकी सुगंध से तो मंत्रमुग्ध हो जाती है। परफ्यूम की इतनी अच्छी महक तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद तो मानो सुभाष और रेखा की लॉटरी लग गई। हर जगह उन्हीं के परफ्यूम के चर्चे होने लगे। शहर की बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां सुभाष को आकर ऑर्डर देने लगी। सुभाष की एक बार फिर से इतनी तरक्की देखकर मुखिया जसवंत जल भुन जाता है और अपने नौकर से कहता है, अरे रामू, लगता है एक बार फिर सुभाष को उसकी औकात दिखाने का समय आ गया। पर वो कैसे मालिक? अगर हम उसके खेत से फसल उखाड़ कर फेंक सकते हैं तो फसल में से परफ्यूम की बोतल भी तो चोरी कर सकते हैं। क्या मतलब मालिक? मतलब ये कि आज रात ही हम उसके खेत में चोरी करेंगे, फिर उसकी सारी परफ्यूम की बोतल तोड़कर हम अपने ट्रक में डाल लेंगे और शहर जाकर रातों रात बेच आएंगे। उसके बाद उसके खेतों में आग लगा देंगे। हम एक बार फिर अमीर हो जाएंगे और वो फकीर।
आधी रात होते ही जसवंत रामू के खेतों में पहुंच जाता है और परफ्यूम की शीशी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो शीशी टूटती ही नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? ये बोतल निकल क्यों नहीं रही? अरे रामू, जरा तू निकाल तो। अरे ये कैसी फसल है मालिक, ये बोतल तो निकल ही नहीं रही। न जाने कौन सा जादू टोना करके रखा है सुभाष ने खेत में। अब क्या करें मालिक? करना क्या है? अगर ये परफ्यूम की बोतल हमारी नहीं हो सकती तो सुभाष की भी नहीं होगी। पर वो कैसे मालिक? और तभी जसवंत एक बड़ा सा डंडा उठाता है और जोर जोर से परफ्यूम की बोतल पर मारने लगता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस मोटे डंडे से भी बोतल नहीं टूटती। फिर वो पत्थर लेकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर से भी नहीं टूटती। और तभी अपनी गाड़ी से गुजर रहा सेठ धनपत भी वहाँ पहुँच जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जी कुछ नहीं, हमें लगता है सुभाष की फसल फिर खराब हो गई है। हम वही चेक कर रहे थे। हम दोनों से तो ये बोतल नहीं निकल रही, जरा आप कोशिश कीजिए। तभी सेठ धनपत भी परफ्यूम की बोतल निकालने की कोशिश करता है, पर उससे भी नहीं निकलती। और कुछ ही देर में वहाँ सुभाष और रेखा भी आ जाते हैं। अरे सुभाष, मुझे लगता है तुम्हारी फसल फिर खराब हो गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? हाँ देखो तो, ये बोतल इस फसल से अलग ही नहीं हो रही। फिर जैसे ही रेखा और सुभाष परफ्यूम की बोतल तोड़ते हैं तो वो आसानी से उनके हाथ में आ जाती है। ये चमत्कार देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब मुझे सारा माजरा समझ आ गया। इसका मतलब कि इन परफ्यूम की बोतलों को सिर्फ इसके मालिक सुभाष और रेखा ही तोड़ सकते हैं। अगर और कोई कोशिश करेगा तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सेठ धनपत का कहना बिल्कुल सही था। अब सुभाष को ना तो खेत की रखवाली करने की जरूरत पड़ती और ना ही बीज बोने की। धीरे धीरे सुभाष का व्यापार देश विदेश में फैल जाता है और वो दिन प्रतिदिन अमीर और अमीर होता जाता है। हरिया सोकर उठा ही था कि उसकी पत्नी रूपा बोली, सुनो जी, अब घर में रोटी सब्जी कैसे बनेगी? चूल्हा जलाने के लिए ईंधन भी खत्म हो गया है। तुम कोई काम वगैरह ढूंढने की कोशिश करो जी। रूपा, तुम्हारे सामने रोजाना ही सेठ जी के पास काम मांगने जाता हूँ और रोजाना मुझे टालकर खेती का काम दूसरे मजदूरों से करवा लेते हैं। तो तुम सेठ जी की जगह किसी और से काम मांग लो। तुम्हें पता है सेठ जी ऊंच नीच का वहम करते हैं। वो हमें अपने से छोटा समझते हैं। वो तुमसे अपने खेतों में काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, देखता हूँ। आज एक दो जगह जाकर अल्लाह कुएं से एक बाल्टी पानी खींच दे, मैं नहा धो लेता हूँ। गांव में जो भी बड़े जमींदार थे सब हरिया से भेदभाव करते थे और उसे काम ना होने का बहाना करते थे। अब तो एक ही रास्ता है, दूसरे गांव जाकर काम की तलाशी करनी होगी। पर दूसरे गांव आने जाने में तुम्हें सुबह से रात हो जाया करेगी। पर करना तो पड़ेगा रूपा, नहीं करूँगा तो 2 वक्त की रोटी कैसे जुटा पाएंगे। अगले दिन हरिया दूसरे गांव निकल पड़ता है। दूसरे गांव पहुंचकर हरिया को काम मिल जाता है, पर रोजाना दूसरे गांव आने जाने में हरिया बहुत थक जाता था। रूपा, मुझे दूसरे गांव के लोग नहीं पहचानते, इसलिए मुझे वहां पर आसानी से काम मिल जाता है। एक मेरे अपने गांव के लोग जो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। भगवान, आपकी बनाई दुनिया में तो सब मनुष्य बराबर हैं। कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। फिर मेरे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों भगवान? अपने ही गांव में आज मुझे दुत्कारा जाता है। काम मांगने जाओ तो गांव के सेठ और जमींदार कहते हैं कि मैं उनके यहाँ काम करने के लायक नहीं हूँ। हरिया अगले दिन दूसरे गांव से वापस आ रहा था। शाम घिराई थी। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु महाराज मिलते हैं। बेटा, किस दिशा में जा रहे हो? बाबा, मैं तो अपने गांव वापस जा रहा हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ एक रात के लिए तुम्हारे घर रह सकता हूँ बेटा? कल सुबह मुझे यहाँ से दूर हिमालय पर प्रस्थान करना है, तो रात गुजारने की कोई जगह नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ बाबा, जरूर। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और आराम से रात बिता सकते हैं। पर क्या हुआ बेटा, तुम रुक क्यों गए? अगर तुम मेरा अपने साथ जाना पसंद नहीं करते या तुम्हारे साथ चलने में कोई अड़चन है तो मैं नहीं जाऊंगा बेटा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जंगल में ही रात गुजार दूंगा। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर क्या आप मेरे घर रह पाओगे? मेरे यहाँ तो गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आता। सब मेरे से दूर भागते हैं। सब कहते हैं
कि मैं उन सब से बहुत छोटा हूँ, उन सब के साथ बैठने उठने लायक नहीं हूँ। बस यही सोच रहा था बाबा। नहीं बेटा, व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके कर्म ही उसे बड़ा बनाते हैं। मैं तुम्हारे घर में खुशी खुशी रात बिता सकता हूँ। बाबा, आपकी बातें सुनकर मुझे आज बेहद प्रसन्नता हुई है। आज कोई अतिथि मेरे घर में आएगा तो रूपा को भी बहुत खुशी होगी। हरिया उन साधु महाराज को अपने साथ घर ले आता है और रूपा से गरम गरम रोटी बनाने के लिए कहता है। रूपा, बहुत समय के पश्चात हमारे घर कोई अतिथि पधारे हैं और वो भी साधु महाराज के रूप में। तुम एक काम करो, जो भी आटा रखा है उसकी गरम रोटियां बनाकर ऊपर गुड़ रख कर दे दो। बाबा, ये लीजिए गरम रोटी और गुड़। हमारा अहोभाग्य है जो आप हमारे यहाँ पधारे हैं बाबा। भोजन करने के पश्चात साधु महाराज रूपा और हरिया से कहते हैं, तुम दोनों की सेवा पाकर मैं अति प्रसन्न हूँ मेरे बच्चों। अब तुम दोनों भी सो जाओ, मैं भी आराम कर लेता हूँ। तुम मेरी चारपाई यहीं आंगन में कुएं के पास ही बिछा दो। हरिया साधु महाराज के लिए कुएं के पास ही बिस्तर लगा देता है और कुछ समय पश्चात साधु महाराज को नींद आ जाती है। अगली सुबह हरिया और रूपा सो रहे थे। साधु महाराज कुएं के पास जाते हैं और अपने कमंडल में से जल की कुछ बूंदें लेकर कुएं में छिड़क देते हैं। इतनी देर में हरिया और रूपा भी उठकर आ जाते हैं। बेटा, अब मैं प्रस्थान करूंगा। तुम दोनों सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। साधु महाराज वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और हरिया रोजाना की भांति दूसरे गांव काम के लिए जाने लगता है। अचानक एक दिन, भैया, लगता है गांव में सूखा पड़ रहा है। नदी नाले सब सूखते जा रहे हैं। मेरे तो घर के पास के सारे कुएं और तालाब सूख गए हैं। सुदर्शन जी, आपकी तो छोड़ो, हमारे साथ भी यही कहानी है। मेरे अपने घर में भी इतना गहरा कुआं खुदवाया हुआ है, वो भी पूरा सूख चुका है। एक बूंद भी पानी की नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमें गांव के चौधरी जी से बात करनी चाहिए। सब लोग गांव के चौधरी के पास जाते हैं, पर वहाँ तो, अजी सुनते हो, घर में चूल्हा कैसे जलेगा, भोजन कैसे बनेगा, पानी की एक बूंद भी नहीं है, सारे मटके और बर्तन खाली पड़े हैं, घर के दोनों कुएं सूख चुके हैं, कहाँ से आएगा पानी पीने का। गांव के इतने बड़े जमींदार हो, तुम्हें पता है गांव में सूखा पड़ चुका है, कुछ तो उपाय सोचो। अब गांव में सूखा पड़ गया है, हम भी क्या करें। जो थोड़ा बहुत पानी था मैंने तुम्हें मंगवा कर दे दिया। अब सारे नौकर चाकर भी दूर गांव से पानी ला ला कर थक गए हैं। कोई भी हमें अपने गांव से पानी नहीं देता है। सबको अपने गांव की चिंता है, इसलिए हर कोई अपने गांव में पानी बचा कर रखना चाहता है कि कहीं वहां भी सूखा ना पड़ जाए। चौधरी साहब, हम सब की भी यही विपदा है कि गांव में पानी कहाँ से आए। पानी की एक बूंद भी गांव में नहीं है चौधरी साहब। सब घरों का बुरा हाल है। गांव के सारे कुएं, तालाब, नदी, नाले सब सूख चुके हैं। कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं है। मालिक, कुछ कीजिए चौधरी साहब। गांव में सूखा पड़ जाने से सब लोग बहुत परेशान थे। उधर हरिया और रूपा हैरान थे। रूपा, पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं है, पर हमारे कुएं में तो पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और वो भी साफ और मीठा। ऐसा कैसे हो सकता है रूपा कि गांव के सभी कुएं और तालाब सूख गए हैं पर हमारे कुएं का पानी नहीं सूखा। मुझे तो ये उन्हीं साधु बाबा का चमत्कार लगता है जो उस दिन हमारे यहाँ रात में ठहरे थे। मैंने उन्हें कमंडल से कुछ जल की बूंदें इस कुएं में छिड़कते हुए देखा था। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि इस गांव में सूखा पड़ने वाला है। हे साधु महाराज, आप जहाँ कहीं भी हैं, हमारी तरफ से धन्यवाद स्वीकार कीजिए। हरिया और रूपा मन ही मन उन साधु महाराज को धन्यवाद करते हैं। उधर जब ये बात जमींदार को पता चलती है तो वो भी हैरान रह जाता है। क्या उस गरीब का कुआं पानी से भरा हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है कि पूरे गांव में पानी की एक बूंद नहीं है और हरिया का कुआं पानी से भरा हुआ है। तो आप नौकरों को भेजकर हरिया के कुएं से पानी मंगवा लीजिए। कम से कम बच्चों को पानी तो मिलेगा। बार बार प्यास से बिलख रहे हैं। पर हम हरिया के घर का पानी कैसे पी सकते हैं? वो हमारी बिरादरी का नहीं है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम एक जमींदार होकर एक गरीब के घर का पानी पिएंगे? चौधरी साहब, यदि हम ऊंच नीच देखते रहे तो हम सब बिना पानी के स्वर्ग सिधार जाएंगे। हाँ, हमें मजबूरीवश हरिया के कुएं से पानी लेना ही होगा। अब सिर्फ हरिया ही है जो इस गांव के लोगों को सूखे से मरने से बचा सकता है। चौधरी साहब, बात को मान लीजिए, वक्त की नजाकत को समझिए। इस गांव को बचाने के लिए हमें हरिया की मदद लेनी ही होगी। ठीक है, हम हरिया के घर जाएंगे
और पानी की सहायता के लिए मदद मांगेंगे। हम जानते हैं हमने हरिया के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए आज भगवान भी हमारी तरफ नहीं है, वो भी हरिया के साथ है। पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, पर सिर्फ हरिया के घर में पानी की कोई कमी नहीं है। ये सब शायद ईश्वर का ही प्रताप है, वो हमें सबक देना चाहते हैं। चलो सब गांव वाले हरिया के घर चलते हैं। चौधरी साहब गांव वालों के साथ हरिया के घर जाते हैं। चौधरी साहब को अपने घर आया देख हरिया हैरान रह जाता है। चौधरी साहब, आज आप मुझ गरीब के घर पधारे, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? चौधरी साहब, जो आपने यहाँ आने का कष्ट किया। हरिया, अब सिर्फ तुम ही हो जो इस गांव को सूखे की चपेट में आने से बचा सकते हो। क्या तुम अपने कुएं का पानी गांव वालों को प्रयोग में लाने की इजाजत दोगे? चौधरी साहब, आप मुझ गरीब के घर का पानी पिएंगे? अपने गांव की सेवा का मुझे मौका मिला है, तो मैं भला पीछे कैसे रहूंगा? ये मुझ गरीब का कुआं नहीं, ये पूरे गांव का कुआं है। गांव को बचाने के लिए मेरी जान भी हाजिर है। इस कुएं से पानी भरकर मेरे गांव वालों की प्यास बुझेगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। आप सभी गांव वालों को बोल दीजिए कि ये पूरे गांव का कुआं है, वो चाहे जितना मर्जी यहाँ से पानी ले सकते हैं। हरिया, हमें माफ कर दो, हमने हमेशा तुम्हें गांव में सबसे छोटा समझा। हम तो सीधे मुंह तुम्हारे साथ बात भी नहीं करते थे, पर आज तुम ही इस गांव को बचाने के काम आए हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हरिया। हरिया, आज के बाद तुम्हें दूसरे गांव में काम की तलाश में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे खेतों पर ही काम करोगे और अपना जीवन यापन करोगे। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया। तुम काम मांगने के लिए आते थे पर मैं तुम्हें टाल देता था, पर आज मैं तुम्हारे पास पानी मांगने के लिए आया तो तुमने बाहें पसार कर मेरा स्वागत किया। किसी ने सही कहा है, इंसान अपने कर्मों से ही ऊंचा बनता है, जो आज तुमने साबित कर दिया हरिया। हरिया को उसकी अच्छाई का फल मिल गया था और आज एक गरीब का कुआं अपने जल से ऊंच नीच के भेदभाव को धो चुका था।